हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम जैसे कि पिछले क्लास में हम प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए 2025 का। आज के क्लास में हम 2024 में आए हुए पॉलिटी के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी में आते हैं और किस तरीके से अपने अध्ययन को आपको एक दिशा देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डी। इसका उत्तर डी होगा। और इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते होंगे कि परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। मतलब कि जो जनसंख्या मान लीजिए कि तो 1950 में था किसी भी विधानसभा क्षेत्र का, वो बाद में 20 वर्ष बाद तो वही तो रहेगा नहीं, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या को पुनर्नियोजित करने के लिए सीटों के साथ परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो पहला परिसीमन आयोग जो गठित किया गया था 1952 में किया गया था, और उसका जो अधिनियम था परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग उसी प्रकार से उसी अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत 1963 में गठित किया गया था। उसी तरीके से तीसरा परिसीमन आयोग जो है परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत 1973 में गठित किया गया था। चौथा परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत 2002 में गठित किया गया था। प्रत्येक आयोग को जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने और विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार जो है ये जो है डी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अब तक 4 जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अभी जो है 2002 की स्थिति के हिसाब से ही जो है उसको लॉक किया गया था, फ्रीज किया गया था। लेकिन जो अभी फिर से हमारा जब जनगणना होगा 2027 में, तो उसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होगा। इस तरह की सूचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। तो आने के बाद हम उस पर देखेंगे। अभी देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल करने के लिए संशोधन करता है? ठीक है, पहला है कोंकणी, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है नेपाली, चौथा है मैथिली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों को जो है जोड़ा गया संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में जो है अब तक 22 भाषाएं हैं, और उसमें भारत के जो भाषा के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें सारे भाषाओं को शामिल किया गया है। चूंकि जो है भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, इसलिए 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बाद में बहुत सारे डिमांड उठे, तो इसमें धीरे धीरे भाषाओं को शामिल करके आज की स्थिति में 22 भाषाएं उसमें है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी जो है 1992 में इसको जोड़ा गया था। अब इसकी व्याख्या को भी हम लोग देखते हैं कि संविधान का अधिनियम 71वां संशोधन 1992 में भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा। कोंकणी, जो कि कोंकणी के बारे में आप जान लीजिए कि ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, उसी तरह से मणिपुरी, जिसको मैती भी कहते हैं, मणिपुर की आधिकारिक भाषा जो मैती समुदाय द्वारा बोली जाती है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि मैती समुदाय का जो आधिकारिक भाषा वो कौन सा है, मणिपुरी है। उसी तरीके से नेपाली नेपाल में व्यापक रूप से बोली जाती है, और भारत में भी विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में एक महत्वपूर्ण आबादी द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब कि जो नेपाल से सटे हुए जो पूर्वोत्तर भारत के जो एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली भाषा बोली जाती है। इन भाषाओं को पूरे भारत में आधिकारिक क्षमताओं में उनकी मान्यता और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया था। यह संशोधन भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेशता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए उत्तर जो है ए सही है, 1, 2, 3, क्योंकि इन 3 भाषाओं को इस संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। अब देखिए हमारा जो प्रश्न 3 है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9A में दी गई हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। ये रोमन अंक में इस तरह का दर्शाया गया है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर
चुनिए। इसमें भी जो है तीनों जो है इसमें जो है सही है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9(1) में दिया गया है। उसी तरह आपातकालीन प्रावधान जो है, कभी कभी भाग भी आपको याद करना पड़ता है, 22 भाग में संविधान जो विभाजित है, तो कभी कभी भाग से भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस भाग में क्या चीजें हैं, या फिर मोटा मोटी आपको आइडिया भी लगेगा तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे आपातकालीन प्रावधान जो संविधान के हमारे 18वें भाग में है, उसी प्रकार से संविधान से संशोधन जो संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 368 में दिया जाता है। आर्टिकल 368 के द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जाता है और हमारे भाग 20 में जो है इसका वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको तीनों जो है ये सही है और इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, मैंने तो उसे बता ही दिया। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9(1) में दी गई है, यह कथन सही है। संविधान का भाग 9(1) नगर पालिकाओं से संबंधित है, उनकी स्थापना, संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारी का प्रावधान करता है कि नगर पालिका की शक्ति क्या होगी, वो किस प्रकार के कार्य करेंगे, इससे जुड़ी हुई सारे के सारे इसमें प्रावधान को शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार से संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है और यह कथन सही है। संविधान के भाग 18वें में जो कि 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपात की बात करता है, उसी तरह राज आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और वित्तीय आपातकाल सहित आपात स्थितियों से संबंधित प्रावधान कहता है। मतलब 352 से लेकर 360 तक जो है हमारा पूरा का पूरा आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद में, जिसमें आप जानते होंगे कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक एक ही बार लगाया गया, इमरजेंसी के नाम से वो मशहूर है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान संबंधित भाग 20 में दिए गए हैं, यह कथन सही है और यह 368 है। जैसा कि मैंने बताया भी कि आर्टिकल 368 में जो है संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल है और यह संशोधन की प्रक्रिया को शामिल करता है, इसलिए तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, इसलिए आंसर डी होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, उसी प्रकार से बी क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय प्रवास राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। उसी तरह से सी कह रहा है अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अंतर्गत संघ का विषय है और डी कह रहा है निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ऑप्शंस के हिसाब से इसमें उत्तर सी होगा कि अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अंतर्गत एक संघ का विषय है और अभी हम समझते हैं कि संगरोध क्या होता है और किस प्रकार से ये संघ का विषय है और बाकी क्यों जो है कथन जो है गलत है। देखिए, सबसे पहली बात कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं। मतलब अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य मतलब कि इंटर स्टेट जो व्यापार होता है उसको जो है संघ के लिस्ट में, जो 3 लिस्ट में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन तीनों सूची के अंतर्गत जो है इसको संघ सूची में शामिल किया गया है। शक्तियों का बंटवारा किया गया इसलिए कि हमारा जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, एक भारत जो है संघ है, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया, फेडरल सिस्टम है इसलिए किया गया है। तो आप समझिए इसमें कि इससे संविधान के अनुच्छेद 301 से 7 के अंतर्गत, माने 301 से 307 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है इसको। इसके जो प्रावधान है 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं। उसी तरह अंतरराज्यीय प्रवास, इंटर स्टेट जो प्रवास होता है, मान लीजिए बिहार का कोई है तो यूपी में आ गया, या बिहार से दिल्ली आ जाते हैं बहुत लोग, या महाराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए, तो अंतरराज्यीय जो प्रवास है इसे संघ सूची या राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रवासन विशेष रूप से अधिकारों और प्रतिबंधों के संदर्भ में आमतौर पर नागरिकता से संबंधित कानूनों के अंतर्गत आता है, जो एक संघ विषय है। ठीक है, अंतरराज्यीय संगरोध यह वास्तव में संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। यह जन स्वास्थ्य से संबंधित है और राज्यों के बीच बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। जैसे जो है जब कोरोना आया था तो इसको जो है इस प्रावधान का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया था कि एक प्रकोप जब फैल जाता है तो इस अधिकार का प्रयोग करके केंद्र सरकार लोगों को रोक सकती है एक दूसरे के आवागमन को, ताकि रोग का प्रसार तेजी से न बढ़े। कोरोना के समय हम लोगों ने यह देखा है बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके के लॉकडाउन लगे थे, तो इसी कानून का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने उसको यूटिलाइज किया था। उसी तरीके से निगम कर जो है यह संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है, विशेष रूप से कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर के अंतर्गत आता है।
यह विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से सी अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है और भारत के संविधान के अनुसार कथन सही है। ठीक है, तो बहुत ही एनालिसिस के हिसाब से आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस को पकड़ना है, और फैक्चुअल और प्लस एनालिसिस दोनों चीजें हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसमें डीप में जाके आपको पढ़ना होता है, डीप के डीपर जाना होता है। संविधान की बहुत अच्छी समझ आपको होनी चाहिए, कानून की अच्छी समझ होना चाहिए, बहुत डीपली उसके कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए, तभी आप इसके उत्तर को दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और 19। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है आपके निजता के अधिकार को शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता है, उसमें इसको निजता के अधिकार को शामिल किया गया है। बाकी जो अनुच्छेद 15 जो है आप जानते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी समानता की बात करता है। उसी तरह अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है। उसी तरह अनुच्छेद 19 जो है भाषण, सभा, संघ आदि की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब इसी के अंतर्गत आपकी वाक अभिव्यक्ति या फ्री स्पीच जिसको कहते हैं वो आता है। फ्री स्पीच जो है हमको जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात करेंगे, वो फ्री स्पीच हमको संविधान देता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, उसमें लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस है, और वो जो है उसके हिसाब से ही आप बोल सकते हैं, यानी कि कुछ भी अनर्गल बोलने लगे आप तो उस पर लिमिट लगाया जा सकता है, उसमें अलग अलग प्रावधान है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी है जो अनुच्छेद इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। प्रेस के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, इसी के अंतर्गत फ्री स्पीच के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाता है। उसी तरह अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की है। मतलब बहुत ही कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किया है सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय के हिसाब से। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय या जुडिशरी का काम ही होता है कि समय के हिसाब से संविधान या कानून की व्याख्या करना। कोई भी कानून का जो है समय के हिसाब से उसकी व्याख्या परिवर्तित होती रहती है, तो उसी के हिसाब से समय के साथ चलने के लिए कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट की यह अधिकार क्षेत्र में आता है कि कानून की व्याख्या करे। तो इसलिए वो 21 की व्यापक व्याख्या किया है। चूंकि ये जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्मिलित है, तो उसी में निजता के अधिकार को भी अपने तमाम व्याख्याओं में शामिल किया है। ठीक है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 21 में यह है, इसलिए अतः जो है उत्तर डी सही है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला हम लोग चलते हैं, लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, पहला ऑप्शन कह रहा है। उसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ठीक है, यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और इसमें देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, ठीक है, दूसरा कह रहा है 2 और 3, तीसरा कह रहा है केवल 1 और 3, और डी कह रहा है 1 और 2 और 3, मतलब तीनों सही है। लेकिन इसमें क्या है कि केवल और केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि लोकसभा की जो आचार समिति थी पहले तदर्थ समिति थी। उसी प्रकार जो है जो यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन हो, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई चीज विचाराधीन होती है तो न्यायालय ही उस पर फैसला लेता है। अगर उस पर आप बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ठीक है, कोर्ट की अवहेलना उसको कही जाती है। इसलिए समिति को भी यह राइट नहीं है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर कोई फैसला दे या कुछ उसके बारे में जो है विचार करे। तो आगे हम लोग व्याख्या इसको और एनालिसिस देखते हैं कि देखिए, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, यह कथन सही है। लोकसभा में आचार समिति का गठन शुरू में लोकसभा के सदस्यों के नैतिक आचरण से संबंधित मामलों की जांच के लिए तदर्थ समिति के रूप में किया गया था। दूसरा क्या है कि केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, यह कथन गलत है। केवल लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता है। हालांकि लोकसभा के सदस्य अनैतिक आचरण के बारे में चिंताएं जरूर उठाते हैं, लेकिन नागरिक या अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकते हैं,
ये केवल लोकसभा के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी लोकसभा के सदस्य के खिलाफ आप एक आम जनता हैं, उसके बारे में कुछ आपको अनैतिक आचरण के बारे में शिकायत करना है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं कि लोकसभा के अन्य सदस्य ही जो है उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। उसी प्रकार से यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो, मैं वैसे ही कहा। और आचार समिति आमतौर पर उन मामलों पर विचार से बचती जो पहले से ही न्यायिक विचाराधीन है। अतः दिए गए कथनों के आधार पर कथन जो है केवल 1 और 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन को सही माना गया उत्तर को। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ देता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल, अगर आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जो संविधान के पूर्ण होने तक या अपनाने तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो ये इसकी व्याख्या हुई इस प्रश्न की। अगर आप इसको समझ जाते हैं और थोड़ा दिमाग में रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, यानी 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में निम्नलिखित तरीकों से संशोधन कर सकती है। ठीक है, पहला क्या है? परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। ठीक है, तो इन तीनों तरीके से संशोधन कर सकती है, संविधान 368 में है, और इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, 1, 2, 3। अब हम समझते हैं कि परिवर्धन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, निरसन क्या होता है, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि 368 में संशोधन के कई प्रकार होते हैं, किस तरीके से जो है संसद जो है यानी पार्लियामेंट इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन करती है। देखिए, अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में निम्नलिखित तरीकों से संशोधन करने का अधिकार है। परिवर्धन, संसद संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ सकती है। इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी आर्टिकल में कुछ नए प्रावधान को ऐड करना है या जोड़ना है। जैसे देखे होंगे 15(1), 15(2), 15(3), तो पहले 15 था, बाद में समय के हिसाब से उसमें बहुत सारे नए चीजें जोड़ी गई, तो उस चीज को जोड़ने की जो शक्ति है 360 के अंतर्गत, उसको कहते हैं परिवर्धन। यह भी एक जो है संशोधन ही हुआ, लेकिन वो परिवर्धन हुआ। दूसरा क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है। मतलब मान लीजिए कि मौजूदा प्रावधान है, उसको जो है एकदम बिल्कुल संशोधन कर दिया जाएगा। जैसे कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में उसको जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में उसको डाल दिया गया। उसी तरीके से निरसन जो है संसद के संविधान के मौजूदा प्रावधानों को हटा या रद्द कर सकती है। ठीक है, हटा या रद्द कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा। निरसन में क्या होता है कि उसको डिलीट करना, मतलब एक तरीके से डिलीट करना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि समय के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उसको जो है निरसन या उसको हटा दिया जाता है। तो ये 3 विधियां संसद को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने या कानूनी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करने में लचीलापन प्रदान करती है। यह संवैधानिक प्रावधान संविधान के सिद्धांतों और ढांचे को बनाए रखते हुए भारत की शासन संरचना की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करता है। ठीक है, अतः जो है सही उत्तर 1, 2, 3 है, क्योंकि सभी विधियां भारत के संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंतर्गत शामिल हैं या स्वीकार्य हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखिएगा, धन विधेयक के क्वेश्चंस में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में। देखिए, पहला जो ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, दूसरा कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। ये चारों स्टेटमेंट जो है, इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको जो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, ये प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ दिया है
जब बहुत सारे जब आप नियम कानून को पढ़ते हैं या याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन मेमोराइज करने से ज्यादा जरूरी इसको समझना, क्योंकि प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस किसी भी धन विधेयक के लिए क्या अपनाया जाता है, उस पर यह क्वेश्चन है। तो पहला जो कह रहा है वो सही है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये सीधा सा है। उसी प्रकार से जो है हमारा दूसरा जो कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये केवल और केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा की इसमें शक्ति है, राज्यसभा में इसकी शक्ति नहीं होती है राज्यसभा में पेश करने के लिए। उसी प्रकार से जो तीसरा कथन है कि राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। होता क्या है कि धन विधेयक को जब पारित कर दिया जाता है लोकसभा में, तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है विचार के लिए। उसमें कुछ अनुमोदन सुझा सकती है, लेकिन उसको माने या ना माने जो है वो लोकसभा को जरूरी नहीं है कुछ स्वीकार कर ही ले, और इसके साथ ही साथ उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकती राज्यसभा। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि एक परंपरा है, राज्यसभा को इसमें कुछ विशेष पावर नहीं है, कुछ उसमें वो एक तरीके से सुझाव दे सकती है बस। उसी तरीके से जो चौथा कथन कह रहा है कि धन विधेयक में राज्यसभा सुधारे गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, तो यह गलत है। कोई भी अगर सुझाव दे रही है तो उसको मानना लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, उसी तरीके से ये सारी चीजें मैंने समझा भी दिया। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 10 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में एनईसी यानी पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल हैं? ठीक है, इसको पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, संगठक राज्य का राज्यपाल, मतलब इस पूर्वोत्तर परिषद में जो राज्य हैं उनके राज्यपाल के बारे में बात कर रहा है। संगठक राज्य का मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य या भारत का गृह मंत्री, ये चारों होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें केवल जो है 1, 2, 3 इसका सही होगा। संगठक राज्य का राज्यपाल इस परिषद में शामिल होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो राज्यपाल होंगे इस जो परिषद में शामिल होंगे। इसके अलावा जो वहां के मुख्यमंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत 3 सदस्य भी होते हैं। भारत के गृह मंत्री जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, इसलिए बहुत सारा आंसर एलिमिनेशन से भी निकाला जाता है, तो एलिमिनेशन चीजों को आपको समझना होता है। बहुत सारे जो आंसर एलिमिनेशन से ही आप सही कर सकते हो। ये भारत का गृह मंत्री इसमें नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, सीधा साधा इसका आंसर था। उसे हम लोग थोड़ा व्याख्या में इसको देखते हैं, और कि पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी, और 2002 में जो है संशोधन के प्रावधानों के अनुसार परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। संगठन राज्य के राज्यपाल यानी पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति नामित 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति इसको नामित करता है, नॉमिनेट करता है। भारत के गृह मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। सीधा सा इसका एनालिसिस है, इसमें कुछ इफ बट का कोई भी आधार नहीं है, इसलिए जो है इसका आंसर केवल ए होगा, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार बहुत कराता है यूपीएससी, सारा विचार का खेल है, सारा एनालिसिस का खेल है। ठीक है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचारधीन हो, जब लोकसभा के सदस्य को हटाने का कोई संकल्प लाया गया हो और संकल्प प्रस्ताव जो है पारित नहीं हुआ हो या पास नहीं हुआ हो, केवल विचारधीन हो, तो वह जो है वह पीठासीन नहीं होगा। पहला, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, उसे प्रस्ताव पर प्रथम दृष्टया मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष अभी उस हटाने की जो प्रक्रिया है ऑनगोइंग है, हटा नहीं है, तो इन परिस्थितियों में क्या कौन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो होगा केवल एक सही होगा कि वो पीठासीन नहीं होगा, यानी वो अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन उसे बोलने का अधिकार होगा और उसे प्रस्ताव मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए जो है ये इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि पहला कथन सही है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष या अध्यक्षता नहीं करता, लेकिन प्रथम दृष्टया सदस्य के रूप में वो बोल और मतदान कर सकता है। इसलिए यहाँ क्या कह रहा है कि मतदान नहीं कर सकता, अधिकार नहीं होगा, इसलिए गलत है, क्योंकि वो प्रथम दृष्टया अभी जब तक वो हटाया नहीं गया तब तक वो ये इस प्रक्रिया में बोल सकता है और मतदान कर सकता है, लेकिन वो पीठासीन नहीं रहेगा, यानी अध्यक्षता नहीं करेगा लोकसभा का।
तो आज का प्रश्न ये इस क्लास में ये अंतिम था, और इसी के साथ जो है हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग वर्ष 2023 के प्रश्नों के साथ। वर्ष 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में जो पॉलिटी के जो प्रश्न होंगे उसके साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में। आशा है आपको इस क्लास से एक आइडिया लगी होगी किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते हैं, और इस बेस पर आप अपने तैयारी को क्या दिशा दें, क्या नया आयाम दें, ताकि आपको जो पॉलिटी के प्रश्नों को करने में दिक्कत ना आए और 100% आप अच्छे तरीके से पॉलिटी के प्रश्नों को कर पाए। इसमें एनालिसिस का पूरा का आपने देखा कि एनालिटिकल प्रश्न ज्यादा थे, साथ ही फैक्चुअल क्वेश्चंस भी एक आध थे। तो आपको फैक्ट्स मतलब वही रेशियो होता है कि 70 to 30, 70% जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, 30% फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी आधार पर अपनी तैयारी को आप आयाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2023 के प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज। थैंक यू सो मच वंस अगेन।